Hello everyone, this is Manisha Vimal. Welcome to GK and GS प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम सीटेट मैथ्स पेडागोजी से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और आप इसे प्रैक्टिस के जैसे भी देख सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपको पता चलेगा कि आप सही ऑप्शन पहचान पा रहे हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? कंठस्थ करना, अनुमान लगाना, परीक्षण करना या और चित्रांकन करना। तो यहाँ पे कंठस्थ करना और अनुमान लगाना तो बिल्कुल भी गणित में प्रश्न सॉल्व करने का कौशल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रयास, त्रुटि, वृद्धि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। देखिए अगर हमें एक भी यहाँ पे ऑप्शन सही पता है, एक भी चीज़, तो हमें कंठस्थ करना तो बिल्कुल ही पता है कि नहीं होगा क्योंकि मैथ जो है वो हम याद करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन गलत हो जाएगा। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, फिर से रट लेना, पीछे से हल करना, गलत हो जाएगा। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, और तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो लास्ट वाला ही बचा है हमारे पास और बाकी तो तीसरे ऑप्शन वैसे ही गलत हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वही सही होगा। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवधारणाओं का संकेत करते हैं वह है भिन्न, संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान या फिर ज्यामितीय चिंतन। जो वॉन हेले का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? ज्यामितीय चिंतन पर। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए या फिर छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए या फिर कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए या फिर गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या एनसीएफ 2005 है वह इस पर बल देता है कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 इंटू 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? ग्राफ पेपर, डायनिस ब्लॉक्स या फिर टेलर का गिनतारा भी या फिर संख्या 4। तो हम बच्चों को दशमलव गुणनखंड की विधि हम कैसे बताएंगे? ग्राफ पेपर के द्वारा बताया जाएगा। यही सबसे उचित साधन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 5, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन 1, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपत्रक, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची या फिर क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची या फिर क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। तो अगर हम वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग इस रूप में करेंगे कि उनमें क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना शामिल हो। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 6, गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? टेलर का गिनतारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पूछा गया है, हमें ये ध्यान में रखना है। भिन्न का किट, संख्या चार्ट,
संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड है ये। टेलर का गिनतारा कंप्यूटर और जियो बोर्ड, या फिर चौथा कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। तो यहाँ पे जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए संख्या चार्ट तो किसी काम का होगा ही नहीं, तो यहाँ पे संख्या चार्ट वाले ऑप्शन हम काट देंगे। उसके बाद बचता है टेलर का गिनतारा, जिसको टच करके कंप्यूटर से हम सीडी का प्रयोग करके, और जियो बोर्ड इस प्रकार का होता है, उसमें कुछ कीलें लगी होती हैं, तो उसमें भी बच्चे टच करके सीख पाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इन कीलों के माध्यम से हम आकार, त्रिभुज, आयताकार, वर्गाकार बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे वो टच करके सीख पाएंगे। प्रश्न नंबर 7, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण होंगे या फिर दक्ष होंगे? वर्गीकरण में, प्रतिवर्तिता और अनुपातिक विवेचन में, या फिर पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता और अनुपातिक विवेचन में, या फिर पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और अनुपातिक विवेचन में, या फिर पंक्तिबद्धता और वर्गीकरण, या फिर प्रतिवर्तिता में। तो जो बच्चे प्राथमिक कक्षा के हैं बच्चे और उनकी आयु जो है 8 से 9 वर्ष है, तो वो पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता में प्रवीण होंगे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि जो 8 से 9 वर्ग के बच्चे हैं वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो होंगे वो तीसरी स्टेज में आएंगे, जो कि होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 8, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबर और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन हैं, 5 रबर हैं, 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत, या फिर स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत, या फिर एकाकी संगतता सिद्धांत, या फिर अमूर्तन सिद्धांत। तो बच्चा जो है सभी चीज़ों को मिलाकर नहीं जोड़ पा रहा है, तो उसमें अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत जो है उसका कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उसको। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 9, कक्षा 11 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा, मतलब उल्टा कर दिया इकाई दहाई को। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम न हो, या फिर स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, या फिर विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे, या फिर उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो अगर हमें बच्चों को इकाई और दहाई के बारे में सिखाना है तो हम विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अभ्यास प्रश्न देने से कुछ मतलब बनता ही नहीं है। जब बच्चे गलत ही लिखेंगे तो अभ्यास कैसे करवाएंगे उनसे। प्रश्न नंबर 10, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है। हाँ, देता है। जो सत्य नहीं है हमें बताना है।
प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। हाँ, प्रोत्साहित करता है अनुपातिक विवेचन को। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, जो कि प्रतिचित्रण होता है वो गणित पाठ्यक्रम का भाग होता है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो होगा वही गलत है, जो गलत है वही हमसे पूछा है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 11, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात की गई है जिसका संबंध नहीं है। प्रतिरूपण, जिसे पैटर्न बोलते हैं, कोण, सममिति या फिर चौथा चौपर। तो जो कोण होता है वो प्राथमिक स्तर के सिलेबस में नहीं आता है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। प्रश्न नंबर 12, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे इतना अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे हम जहाँ पे ABCD चारों होंगे वही ऑप्शन सही होगा। तो ABCD यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 13, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं। कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से या फिर आलेख ग्राफ पेपर के सहयोग से। तो अगर हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज और आयत की बात करें, तो अगर बच्चों को समझाना है क्षेत्रफल के बारे में, तो हम आलेख, जिसे ग्राफ पेपर कहते हैं, उसके माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो उद्देश्य नहीं है मैं वो बताना है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, या फिर गणित को बच्चों की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, ये तो करना ही है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, जो नहीं है हमसे वो पूछा है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी उद्देश्य है। तर्क संगत विचारों को भी प्रोत्साहित करना है हमें, तो जो उद्देश्य नहीं है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, मात्र उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 15, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होगा। एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, या फिर इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, या फिर दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, या फिर ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो अगर हमें बच्चों को मल्टीप्लाई या फिर गुणन खंड सिखाना है और ये बताना है उन्हें कि जो सदैव जो संख्या में प्राप्त होती है गुणा करने के बाद वो सदैव बड़ी नहीं होती है, तो हम ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करेंगे, तब बच्चों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, या फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, या फिर केवल अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
तो अगर हम प्राथमिक स्तर पर मेजरमेंट को पढ़ा रहे हैं तो पहले हम प्रमाणिक मापों का उपयोग पहले हम अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना बताएंगे, फिर उसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग करना बताएंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 17, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। योग का क्रम विनिमय गुण आना चाहिए, या फिर योग का क्रम विनिमय गुणन का क्रम विनिमय गुण होना चाहिए, या फिर गुणन योग पर वितरण के रूप में, या फिर गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो अगर हम 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं या फिर समझाना चाहते हैं तो हमें गुणन योग पर वितरण का रूप आना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 18, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। कक्षा के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। तो यहाँ पे लैंगिक भेद जो है वो गणित में असफल होने का कारण माना नहीं जा सकता। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 19, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 2 दशमलव संख्याओं का योग हमें पढ़ाना है, जियो बोर्ड या फिर ग्राफ पेपर या फिर मोती और माला या फिर गिन तारा। तो यहाँ पे जो अगर हम 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाएंगे तो ग्राफ पेपर सर्वाधिक उपयुक्त होगा और बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।